अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं बजट 2024-25 की प्री बजट ट्रांसमिशन 92 न्यूज़ HD पर। और नाज़रीन, बजट की तैयारियां ज़ोरों शोरों पे हैं और वज़ीर आज़म कल 5 रोज़ा दौरे पर कराची के लिए रवाना हो रहे हैं, और चाइना के लिए रवाना हो रहे हैं। और वहाँ पर आपको मालूम है CPEC के ऊपर ज़्यादा फोकस है कि CPEC का जो फेज़ 2 है उस पर भी काम तेज़ी से शुरू किया जाए। और चाइना जो कि आपका बहुत पुराना दरीना दोस्त है और हर मुश्किल में आपके साथ खड़ा रहता है, ये एक इंतहाई अहम दौरा कंसिडर किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर बजट से पहले यकीनन पाकिस्तान को इस वक्त मुश्किलात का सामना है, जब IMF अपना पूरा जोर डाल रहा है कि जो GST है अक्रॉस द बोर्ड लेकर जाया जाए 18 से 19%। और इसके साथ साथ उन्होंने जो एक्सचेंज रेट के ऊपर भी कहा है कि जी आप मिनिमम जो है 10% डिप्रिसिएशन जो है जहन में रखकर बजट तैयार करें, जिस पर वफाकी हुकूमत ने कहा है कि हम मैक्सिमम 3.5-3.6% तक जो है ले जा सकते हैं, जिससे डॉलर कम से कम 295 रुपए का हो जाएगा। और अगर IMF की शर्त मानी जाती तो ये तकरीबन 325 से ऊपर चला जाता। तो अभी खैर ये खबरें जिस तरह ही रिलीज हुई तो मार्केट पर प्रेशर वैसे ही पड़ना शुरू हो गया और डॉलर मार्केट से गायब होना शुरू हो गया। ये एक बड़ी अजीब बात है कि जब भी इस किस्म का कोई पॉलिसी डिसीजन अभी अंडर डिस्कशन होता है तो कम से कम वो मीडिया में नहीं दिया जाता या उसे बाहर नहीं निकाला जाता, ताकि जो मार्केट मैनिपुलेटर्स होते हैं वो इससे फ़ायदा उठाते हैं। और वही आज इतलात आ रही थी कि मार्केट में डॉलर नहीं मिल रहा था, वैसे तो चंद रोज़ कबल से पहले से भी नहीं मिल रहा था। दूसरी जानिब नाज़रीन, जो हुकूमत का दावा था कि जनाब मई में जो इन्फ्लेशन था वो तकरीबन 17.5% तक आ चुका हुआ था, जो 28-29 पर होवर कर रहा था फॉर लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। उसके बाद उन्होंने कहा कि जून में ये जो है अफराते ज़र की शरह जो है 12.5 से 13.5% तक आ सकेगी। लेकिन जिस तरह ही 18 से 19% का GST अक्रॉस द बोर्ड की खबर आना शुरू हुई तो चीज़ें पहले से ही महंगी होना शुरू हो गई हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, हुकूमत ने कोशिश की कि आपको रिलीफ दे पेट्रोल में, वो दी और उससे अगले रोज़ ही 3 रुपए से ज़ायद बिजली की कीमत में जो कि फ्यूल एडजस्टमेंट, क्वार्टरली फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस होते हैं, वो डाल दिए गए। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसनैन जावेद साहब, माहिर मौशियात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसनैन साहब आपके वक्त का। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयमा मेहदी साहिबा, ये भी बड़ी गहरी नज़र रखती हैं पाकिस्तान की मईशत पर। डॉक्टर आयमा साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, आयमा साहिबा आपसे आगाज़ करूँगा। अब ये एक सूरत हाल है जिस पर वज़ीर आज़म चाइना भी जा रहे हैं और IMF का प्रेशर भी है, आपके दोस्त ममालिक भी आपके मुल्क में सरमायाकारी करने, इस दफ़ा शायद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की मद में सिर्फ पैसे आपके बैंक्स में रखने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन बाकायदा सरमायाकारी के हवाले से बात की जा रही है, जिसमें आपको मालूम है SIFC ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। तो डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि बजट जो है ये टोटली IMF डिक्टेटेड होगा या जिस तरह इतलात आ रही हैं कि रीनेगोशिएट करेंगे कुछ चीजें? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अच्छा देखिए, इस वक्त जो है एक स्पेकुलेशन का एक एनवायरनमेंट चल रहा है। बजट जो होता है 2 किस्म का, 3 किस्म का होता है। एक तो बैलेंस्ड हो गया, सरप्लस हो गया, डेफिसिट हो गया। एक चीज जो बहुत एक्सप्लिसिटली सबको पता है वो ये है कि इट्स अ डेफिसिट बजट, यानी कि जितना हमारे अखराजात हैं हमारी गवर्नमेंट के, हम उतना प्रोड्यूस नहीं कर रहे या उतना हमारे पास पैसा नहीं है कि हम इकोनॉमी को चला सकें। ठीक है, अब क्योंकि ये एक डेफिसिट बजट है तो हमारे पास एक कमी है पैसों की और हमारे अखराजात ज्यादा हैं, तो इसलिए अभी एक बहुत चीज जो चल रही है वो टैक्सेशन की है। ठीक है, अब
टैक्सेशन से ये बात चलेगी और कितना टैक्स होगा। अभी तो फिलहाल आज सुबह की जो खबर थी, वजीर आजम साहब ने कहा है कि IMF के पास दोबारा जाएं और उनसे थोड़ी सी बात करें, निगोशिएट करें कि हम अपनी टैक्स बेस को बढ़ा नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी हम इतना ज्यादा हमारे पास टैक्स बर्डन है। तो ये जो है, जो टैक्स की जो हाईएस्ट इनकम है उसको रिड्यूस करने की बात की जा रही है कि 35% अक्रॉस द बोर्ड हम जो है नेट इनकम को नीचे करके 35% अक्रॉस द बोर्ड हम टैक्स करेंगे, बिजनेसेस को भी, इंडिविजुअल्स को भी। उससे इंडिविजुअल्स का ये होगा कि 5 लाख से कम होके 3,33,000 की एक रुपीस की एक लिमिट है, उस पर आपका 35% टैक्सेशन हो जाएगी। उससे ये होगा कि हमारे पास अराउंड 600 बिलियन रुपीस का टैक्सेशन ज्यादा हो जाएगी। लेकिन हमारा जो ओवरऑल बजट है, अभी ये मेरी पर्सनल रिसर्च है, अभी कोई फिगर्स नहीं आई, तकरीबन 13 ट्रिलियन का हमारा बजट है। हम 11 ट्रिलियन पे तो पिछले साल थे, अब 13 ट्रिलियन पे आ गए हैं। 2 ट्रिलियन का शॉर्टफॉल है। 12.9 ट्रिलियन IMF हमें कह रहा है कि हम अपने टैक्सेशन से बढ़ाएं बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर एवेन्यूज। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह कि IMF से कहा है कि हम निगोशिएट करते हैं हमारे नौकरी पेशा या सैलरी बेस पे जो है, इस तरह पहले ही वो दे रहे हैं, तो हम ऐसे कर लेते हैं कि हम 600 बिलियन रुपीस को हम मजीद टैक्स कर लेंगे। लेट्स सी कि वो टॉक्स कहाँ तक जाती हैं, लेकिन इट इज डेफिनेटली गोना बी अ बर्डन ऑन जो है ना लोअर एंड मीडियम इनकम हाउस होल्ड्स, बट एट द सेम टाइम बिजनेसेस के ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर होगा क्योंकि टैक्स बेस जो है उसकी इनकम लिमिट कम की जा रही है। चाइना जो जाया जा रहा है वो ये किसी लिए जाया जा रहा है ताकि हमारे पास जो है बिजनेस फंड्स आए, इन्वेस्टमेंट हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। उससे ये होगा कि हमारी जो इम्पोर्ट या जो पैसा हमारे पास आ रहा है वो इंक्रीज होगा, हमारी इकोनॉमिक आउटफ्रंट अच्छी लगेगी या एक्चुअली भी अच्छी हो जाएगी। सही, बिल्कुल ठीक है। तो ये एक ओवरऑल रिव्यू है। ये ओवरऑल रिव्यू है। डॉक्टर हसनैन जावेद साहब, आप पहले से ही चाइना में मौजूद हैं, वजीर आजम वहां पे पहुंच रहे हैं, उस पर भी आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन अभी जो बात की जा रही है कि जनाब आप पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसके लिए आपने इतना पैसा तो रखा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कभी भी रियलाइज नहीं हुआ। 30% 40% से ज़्यादा आपकी स्पेंडिंग कैपेसिटी नहीं है। या तो वो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स में खर्च हो जाता है, ज़ाया हो जाता है, या आप लोग वाकई उसको खर्च भी नहीं करते हैं। जो बेसिकली प्रोजेक्ट्स ईयर मार्क किए जाते हैं उन पर भी नहीं लगता। अब एक पहिया चलाना है, आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, आपकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट यह है कि 2 सेक्टर्स, एक एग्रीकल्चर सेक्टर और दूसरा आपका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को रिवाइव करना या उसको बाकायदा दोबारा चलाने की जरूरत है। इसमें बजट में आपको लगता है कि ये कुछ ऐसी इकदाम हो सकेंगे कि हमारी इंडस्ट्री भी और उसके पैरेलल हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी चल जाए? क्योंकि एग्रीकल्चर एज अ मेन स्टे ऑफ इकोनॉमी और इंडस्ट्री में टेक्सटाइल बैकबोन कहा जाता है कि जी आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री। तो ये इसको जरा बैलेंस आउट करके हमें बताएं ना कि क्या होगा क्या। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये कि आप मईशत को जितना बेहतर समझते हैं तो ये मुझे बहुत आसानी हो जाएगी कि मैं जितनी भी अपनी अर्ज आपके सामने रखूंगा मईशत के हवाले से वो बड़ी क्लैरिफाई करके कुछ चीज़ें अगर मैं कोशिश करूंगा कि उर्दू में ही सारी रखूं ताकि ये जीडीपी ग्रोथ पर कैपिटा इन चीज़ों से हटकर मैं आसान अल्फाज में बताऊं और कहीं मुश्किल हो तो आप मुझे वो ठीक कर दीजिए। अच्छा, अब आपका जो मेजर सवाल है वो बहुत अच्छा करेंगे डॉक्टर साहब। अच्छा, मेजर सवाल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अर्ज ये की थी कि 2 सेक्टर्स की जान छोड़ दीजिए, इसको हमेशा से छोड़ दे। पाकिस्तान बहुत मुश्किल और गंभीर सूरत हाल में, इसमें बजट बनेगा कैसे? मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि बजट आप बनाएंगे कैसे। 3 ट्रिलियन का इस वक्त आपने मुख्तस किया क्योंकि रेशो ऊपर नीचे हो रही है। 2.79 कहते हैं, 2.58 कहते हैं, अब आखिरकार इन्होंने 3 ट्रिलियन का टोटल बजट आपको मुख्तस करने को कहा है। अब इसका पाकिस्तान का मईशत का टोटल हुजम कितना होगा वो मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ। ये भी याद रखिए कि मौजूदा करंट अकाउंट डेफिसिट और कुल कर्जा और कर्जे के अंदर जो रोल ओवर्स हैं और रोल ओवर्स की वापसी और इस टाइम पर जो है आपने कितना कर्ज दिया है, याद रखिए 2 साल पहले तक जो है वो हम कर्ज दे सकने की, सिर्फ कर्ज के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट था वो हम दे सकते थे। अब पिछले 2 साल से हम कर्ज के ऊपर इंटरेस्ट रेट भी नहीं दे सकते और हम हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट के ऊपर इस टाइम पर जो है वो कर्ज ले रहे हैं और कहां से ले रहे हैं वो मैं आपको अर्ज करता हूं। सबसे पहले जो आपने बात की वो मैं आप दोबारा दोहरा दूं और ओपनली दोहराना चाहता हूँ, सब ऑडियंस को दोहराना चाहता हूँ और आपके इस टाइम पे जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं उन तक पहुंचाना चाहता हूँ। एग्रीकल्चर के ऊपर
आप जो है वो वेल्थ टैक्स लगाइए। आई एम इन फेवर ऑफ वेल्थ टैक्स, बट स्मॉल होल्डर्स के ऊपर टैक्स उठा लीजिए। आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हर तरह का जो उसके ऊपर एग्रीकल्चर रिलेटेड टैक्स भी जो है वो, यानी उसके यूरिया के ऊपर, बाकी चीजों के ऊपर, उसके ऊपर यानी उसके ऊपर अगर आपने सोलर पैनल्स देने हैं तो सोलर पैनल्स के ऊपर नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग वाला चक्कर तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी नेट मीटरिंग भी आप उसके साथ डिस्कस ना करें, बल्कि उनको जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि गंदम वाला मैटर आपके सामने है और चीनी का जो है वो फुकदान आने वाला है और बहुत बड़ा कहत आपके पास आने वाला है। और वो क्या होगा, हमारे पास दोनों के अंदर हम वाफर हैं, हम सरप्लस में हैं, लेकिन हमारी मिसमैनेजरियल मामला, कार्टल्स और कुछ मामलात, और गंदम के अंदर तो बहुत सारी चीजें खुल गई। और पास्को का अपना बिडिंग का भी आपने देख लिया और उसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि पास्को की जो गंदम है वो नॉट सेफ फॉर ह्यूमंस। अब अंदाजा कीजिए कि यहां तक ये हालत पहुंची गई है और तकरीबन जो है वो तकरीबन 350 जहाज पाकिस्तान उतरे थे यूक्रेन और बाकी जगहों से आपका गंदम लेकर। तो अब अंदाजा कीजिए कि हमारे बजट ने कैसे बेहतर रहना है कि जब हमने इतनी सारी मिसमैनेजमेंट करेंगे और मुख्तलिफ गलत जगहों पे लगा देंगे। आज हमारा किसान भटक रहा है और उसके पास जो है वो आपने, अव्वल तो किसान हो या कोई भी हो, किसी के लिए फिक्स रेट आप क्योंकि जमीर साहब इकोनॉमी को समझते हैं, मार्केट कंपेटिटिव रेट का मतलब ही ये होता है मार्केट पे छोड़ दो और जहां अच्छा रेट मिलता है एक्सेस में, पाकिस्तान की जरूरत होने के बाद जहां मिलता है वहां पर बेच दो। लेकिन कौन ये करता है फिक्स रेट? तो गवर्नमेंट का फुटप्रिंट अगर काम नहीं होगा, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट काम नहीं होगी, तो ज़राअत से लेकर बाकी सारे सेक्टर्स खराब होंगे। लेकिन इस वक्त तक ज़राअत वो सेक्टर है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए, वेल्थ टैक्स फ्यूडल्स पे लगना चाहिए। दूसरी बात, जो कंस्ट्रक्शन के ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए। 1971 के अंदर ग्रेट डिप्रेशन था, उस ग्रेट डिप्रेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन सेक्टर था जिसने आपको उठाया। अब अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको जरा फोकस चीजों के ऊपर आ जाता हूं। जी 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 क्विकली जी बोलें, फिर मैं आयमा साहिबा की तरफ भी जाऊंगा। जी मैं क्विकली आ रहा हूं। जी, पाकिस्तान की जो मईशत का जो हुजम बना रहे हैं, वो जो अब तक बना रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि ये फिजिबल है। अब इन्होंने कहा कि आबादी 241 करोड़ 14,99,431 है। इसी तरीके से जीडीपी 374 अरब 90 करोड़ डॉलर है, जो कि बराए नाम 2024 है। यानी इसको जब मुझे फैक्ट्स नहीं पता, कंफर्म नहीं आया उनकी तरफ से, सेंसस ठीक नहीं है। जीडीपी की जो नमू है 2.4% है। फीकस जीडीपी 1680 अरब है। जीडीपी का जो शोबाजात के हिसाब से ज़राअत जो है वो 23.17% इजाफा ये कह रहे हैं। लेकिन उसके अंदर आप देखें कि गंदम और बाकी ऑफ कोर्स बम्पर क्रॉप्स हैं, मैनेज किस तरह करेंगे। फिर सनत 18.41% कमी हुई, उसमें खिदमात 58.42% इजाफा। अच्छा, सर्विसेज के अंदर वो सारी सर्विसेज हैं जो कि इररेलेवेंट सर्विसेज हैं। जीडीपी के अज़ा के हिसाब से देखें तो घरेलू अखराजात जो है वो 82% बढ़े, हुकूमती अखराजात 11.3%। तो ऑस्टेरिटी किधर गई? वो कहां पे आपने हुकूमती खर्च को कम किया? फिक्स कैपिटल में सरमायाकारी 14.5% है। इन्वेस्टमेंट जो ओवरसीज में सरमायाकारी 1.6% बिल्कुल ना होने के बराबर है। सामान और खिदमात की बरामदात के अंदर 8.2% है। महंगाई सीपीआई इंडेक्स के मुताबिक मस्बत कमी 17.3% है। बुनियादी कर्ज की शरह जो है वो मनफी तकरीबन 22% है। और गुर्बत की लकीर से नीचे अफराद जो है मस्बत कमी 35.7%, तकरीबन $20 के हिसाब से कम है। और मौजूदा करंट अकाउंट कर्जा और कुल जो कर्जे आपके सामने, पाकिस्तान का जो कुल कर्जा मार्च 2024 तक सर जमीर साहब 57,122 अरब 50 करोड़ रुपए तक है, जो कि 2026 तक 77, मोटा मोटा अगर बताऊं तो 2026 तक 77.7 अरब डॉलर आपको पे ऑफ करना है, जिसकी आपके पास कोई तरीका कार नहीं है। फरवरी 2024 में ये कर्ज 54,400 अरब। वैसे कहा यह जा रहा है कि प्रॉब्ली बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट फिस्कल जो कि 25-26 होगा, उसमें यू विल बी क्रॉसिंग ओवर $100 बिलियन
जो आपको जो है वो प्रॉब्ली आपको डेट रिटायरमेंट के लिए चाहिए होगा, या अभी शायद 125 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा। डॉक्टर आयमा मेहदी साहबा, ये तो मेजर स्टैटिस्टिक्स डॉक्टर साहब ने हमारे सामने रखे और फिर उनका जो थीसिस उस पर डेवलप हो रहा है कि ये इन फिगर्स के साथ आप बजट बना कैसे सकेंगे। चलें, बजट तो इससे बुरे हालात में भी बनाते रहे, आते रहे हैं। अब द पॉइंट इज कि हम जो एक्सपेक्ट करते हैं कि जी ये जो की सेक्टर्स हैं, चलें सोशल जो सेफ्टी हैं उस पर तो बाद में, सोशल सेक्टर्स की तरफ बाद में जाते हैं, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, हेल्थ, एजुकेशन, पीने का साफ पानी, पॉपुलेशन के ऊपर क्या स्पेंडिंग है, पॉपुलेशन कंट्रोल पर क्या स्पेंडिंग है, वो हम बाद में बात करते हैं। लेकिन बेसिक जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस तरह मैंने पहले भी बात की कि हमें कम से कम सेल्फ रिलायंस की तरफ चलने के लिए आपको अपनी इंडिजिनस इंडस्ट्री को बिल्ड करना पड़ेगा ताकि आप अपना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री जो है उसको बढ़ा सकें, आप ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर्स उसके अगेंस्ट कमा सकें, क्योंकि गेम तो डॉलर्स की है। डॉक्टर आयमा साहब, ये तो बहुत ही विशफुल थिंकिंग है। अल्लाह करे ऐसा हो कि आप एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को एक फरोग दे सकें। देखें, सबसे पहली बात है जो हमारा टैक्स का जो फ्रेमवर्क है उसमें हम इंपोर्ट्स को, उसके बाद हम बिजनेसेस को, हम अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को, और फोर्थ नंबर पे सैलरी पेशा लोगों को हम टैक्स करते हैं। हमारा बहुत सारा रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है जो कि नॉर्मल है किसी भी कंट्री के लिए। अब आपके इंपोर्ट्स पर जो ब्लॉकेजेस लगे हुए हैं और इंपोर्ट पर जो आप टैक्स लगा रहे हैं, उससे उसको इन इकोनॉमिक सेंस एंड लेमन टर्म्स बोथ आप मुझे ये बताएं कि अगर इतनी हैवी टैक्सेशन होगी तो हमारी इंडस्ट्री कैसे फरोग पाएगी और हमारी प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में कैसे कंपेटिटिव होंगी। ये एक नंबर 1 क्वेश्चन है सोचने वाला। दूसरा सोचने वाला क्वेश्चन ये है जो हमारे पावर टैरिफ्स हैं, और जिस तरह हम अभी तक यही नहीं तय पा रहे कि सोलर या ऑफ ग्रिड जाने वालों का जो है वो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज पे और स्टैंडिंग चार्ज पे किस तरह हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस तरह हम इवन आउट करेंगे, हमने इंडस्ट्री को कैसे और कितने पे बिजली फराहम करनी है। इस वक्त IMF हमें क्या कह रहा है कि हम अपनी सब्सिडी जो है बिजली की इंडस्ट्री से भी उठा लें। उसके बाद आप मुझे बताएं, जब हमारी बिजली इनपुट कॉस्ट इतनी ज्यादा होगी तो हमारी एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेंगी। आई डोंट सी दैट हैपनिंग। आई जस्ट सी फॉर द नेक्स्ट फिस्कल ईयर हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एंड मैं इन अल्फाज को लिख के और नेक्स्ट ईयर भी इस टाइम हम प्रोग्राम कर रहे होंगे, और ऐसा ही होगा जिस तरह हमारा 40% अंडर यूटिलाइज्ड हमारी इंडस्ट्री जो लगी हुई इंडस्ट्री है वो भी 40% अंडर यूटिलाइज्ड है। हम उसको फुली कंप्लीटली तरीके से यूज नहीं कर रहे, हम अपना आउटपुट प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे, बिकॉज हमारा एक तो एनर्जी चार्ज इतना ज्यादा है, दूसरा हमारे पास टैक्सेशन प्रॉब्लम है, और तीसरा हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारा रुपया ही किसी जगह स्टेबल नहीं होता। ठीक है, सही। अब आप तीसरी बात जिसके पास ऊपर मैं आना चाह रही हूँ वो ये है कि इस वक्त मार्केट में आपने इस प्रोग्राम के शुरू में बोला कि डॉलर नहीं मिल रहा। अब 3 या 4 हफ्ते पहले IMF की रिपोर्ट आई थी जिसमें IMF ने कहा कि रुपया 18% डिप्रिशिएट करेगा टिल दिसंबर 2024। नाउ देयर 2 साइड्स हैं इसको समझने वाली। एक साइड तो बिड कर रही है और उन्होंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स लिख ली हैं डॉलर्स के अगेंस्ट, हेजिंग कर ली है करेंसी मार्केट में कि जी पाकिस्तानी रुपए ने, एक्सपोर्टर्स ने ये कर लिया कि रुपए ने नीचे जाना है, डिप्रिशिएट करना है और इसकी वैल्यू कम होनी, तो उन्होंने फ्यूचर मार्केट्स में हेजिंग कर ली। दूसरी तरफ बिडर्स हैं जो कह रहे हैं कि रुपया नहीं जाएगा। तो एक बहुत स्पेकुलेटिव एनवायरनमेंट बनेंगे जो कि किसी भी मुल्क के लिए, स्पेशली जब वो बजट के करीब आ रहे हो, बहुत डेंजरस होता है क्योंकि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आपके पास नहीं आते। फॉर एग्जांपल अभी मुझे 1000 टेबल्स का मिल जाए, अगर कोई मुझे देता है ऑर्डर और मैं पाकिस्तान में हूँ, तो उन्हें पता है कि शायद रुपया ऊपर नीचे जाए, हमें ज्यादा पैसे देने पड़े। वेरी डेंजरस, बहुत इरोडिव इफेक्ट होता है। फोर्थ चीज जो मैं कहना चाह रही हूँ कि ये जो इन्फ्लेशन का बहुत ज्यादा आ रहा है, आज सुबह भी मैंने हेडलाइंस पढ़ी थी जी पाकिस्तान में 11.4% इन्फ्लेशन हो चुकी है। हम तो मतलब गवर्नमेंट ने भी कहा था हम 13.5 तक लाएंगे। ये क्यों हो रही है? ये कोई समझने वाले हो तो वो ये समझेंगे कि देखिए इन्फ्लेशन कम इसलिए हो रही है, 2 चीजें होती हैं। मैं मतलब नॉर्मल टर्म में समझाऊं कि अगर आपके पास किसी चीज की डिमांड ही नहीं है, जब खरीदार नहीं है, तो बिजनेसेस ने भी चलना है। लोगों ने
पैसे खर्च नहीं रहे क्योंकि उनके पास है ही नहीं। आपकी पैसे की वैल्यू इतनी गिर गई, आप एक दिन एक चीज लेने जाएं उसकी कीमत वो है, अगले दिन कोई और है। तो लोग सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज को यूज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। खरीदो फरोख्त इतनी कम हो गई है, डिमांड इतनी कम हो गई है कि उस डिमांड नीचे जाने की वजह से प्राइसेस नीचे आ गई हैं। इसको और ये जो इस वक्त कह रहे हैं कि हमारा बम्पर क्रॉप हुआ, ये हुआ, इस वक्त हम अगर आप पढ़ें वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, उसमें है कि पाकिस्तान में इस वक्त फूड सिक्योरिटी क्राइसिस एट द बूम है। हमारे पास इस साल के लिए 24-25 के लिए हमारे पास अपना खाने की सिक्योरिटी नहीं है कि हमारे पास एक साल के लिए। बिल्कुल डॉक्टर आयमा मेहदी साहिबा आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ तवज्जो दिलाई है कि मतलब पाकिस्तान विच वाज नोन एज द फूड बास्केट ऑफ एटलीस्ट एशिया, और मतलब बहुत बड़ी एक मार्केट थी, चाहे वो डेयरी हो, चाहे वो स्टेपल फूड हो, जो भी हो। लेकिन ये अब अगर वाकई इस किस्म की कोई रिपोर्ट्स आ रही हैं तो वो बहुत ही तशवीशनाक बात है। इस पर मजीद भी बात करेंगे। अभी नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर आयमा मेहदी और डॉक्टर हसनैन जावेद माशी सूरत हाल पर गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तान की, और प्री बजट ट्रांसमिशन जो बजट 2024-25 के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। डॉक्टर आयमा मेहदी, ब्रेक पे जाने से पहले आपने फूड सिक्योरिटी की तरफ इशारा किया था, और मैंने कहा था कि देयर वर टाइम्स कि पाकिस्तान वाज द फूड बास्केट, और एक पाकिस्तान की जो इजनास होती थी वो दुनिया भर में जाती थी, और हम वी वर सफिशिएंट। और उसके बाद फिर जिस तरह रिसर्च डेवलप होती गई तो हमारी प्रोडक्शन भी बढ़ती गई। बल्कि इसी साल जो कि फ्लड हिट एरियाज थे सिंध में, वहाँ तो अनएक्सपेक्टेड एकड़ जो पर एकड़ यील्ड मिली है उनको सिंध में, दैट वाज अमेजिंग। किसी को मतलब 45 टन से भी ऊपर एक एकड़ में कनक मिल जाना कोई छोटी बात नहीं है। बट नाउ यू आर टेलिंग अस के दिस इज अ मैटर ऑफ फूड सिक्योरिटी इन द कमिंग मंथ्स और ईयर्स, तो ये तो एग्रीकल्चर की तरफ तवज्जो तो देनी पड़ेगी। थैंक यू फॉर पुटिंग दिस क्वेश्चन फॉरवर्ड। देखिए, असल में हुआ ये, हमारे पास ना बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग बहुत अनटाइमली रेन हुई है, ठीक है, और बहुत लोगों की अभी बिल्कुल जो हार्वेस्ट थी, जो उनकी कनक जिस सामने का कटी हुई थी खराब हुई है, खड़ी हुई थी खराब हुई है। सेम टाइम जो प्राइसिंग मैकेनिज्म था, जिसके अंदर जो एक ओपन मार्केट मैकेनिज्म होना चाहिए कि इतना हमने प्रोड्यूस किया, इतनी कीमत लगी, इतना गवर्नमेंट खरीदेगी, बाकी एक्सपोर्ट होगी। तो जितना प्रोडक्शन की कीमत थी, अब मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद, लेकिन पिछले साल जिस पे गवर्नमेंट खरीद रही थी उससे इस साल वो कम पैसों में खरीद रही थी। लोगों किसान को वो वारा नहीं खाता कि वो इतने पैसों में बेचे। आपके फर्टिलाइजर है, आपका इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, उन सबको आपने टैक्स किया हुआ है। जितनी देर आपका ट्यूबवेल चलेगा, वो बिजली भी महंगी है, उसका भी प्रॉब्लम है। और एट द सेम टाइम आप अगर सस्ती गन्ना खरीदे तो पूरा मार्केट में एक केओस था, जिसपे जो पुराने पिछले वजीर आजम थे और जो अभी करंट वजीर आजम है, इनकी एक टसल चली, बहुत मीडिया पे भी आया। तो जब आप एक एक्यूरेट प्राइस देके किसान से खरीदेंगे नहीं, उसको स्टोर नहीं करेंगे, तो आप कैसे फूड सिक्योरिटी एक कंट्री में लेके आ सकते हैं जिसकी 5th या 6th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इन द होल वर्ल्ड। सही। एक टाइम था हम एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन अब हमने खुद इस सेक्टर को इररेलेवेंट टैक्सेशन, इररेलेवेंट एनर्जी पॉलिसी और इररेलेवेंट मार्केट मैकेनिज्म की वजह से हमने
पूरी की पूरी इस मार्केट को डिस्टॉर्ट किया है, जिसकी वजह से हमारे पास इनफ क्रॉप्स नहीं है। एट द सेम टाइम देखिए यूक्रेन के अंदर वॉर है, वहां से हमारे पास आ नहीं सकती, तो वी डोंट नो हमारे क्या चैनल्स हैं, और जो हमारे पास गंदम पड़ी है पैसों की उसके ऊपर लिखा नॉट लाने वाले फिर भी ले आते हैं। डॉक्टर साहिबा लाने वाले फिर भी ले आते हैं। यूक्रेन में वॉर चल रही थी और पता चल रहा है कि जी यूक्रेन की गंदम जो है वो आपके पोर्ट पे लगी हुई आ रही है, तो लाने वाले फिर भी ले आते हैं। डॉक्टर हसनैन जावेद साहब, एक बाय डेफिनेशन कहा जाता है कि डिवैल्यूएशन इज ऑलवेज इन्फ्लेशनरी। नाउ द IMF आपको ये कह रही है कि जनाब 10% तक, और जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने भी यहाँ शायद आपने बताया कि कुछ अर्सा पहले IMF की जो रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने बता दिया था कि डॉलर वुड बी टचिंग 300 बाय एंड दिसंबर, एंड दैट इज अगेन स्पेकुलेटिव। वो एक अलग नुकसान तो जो होता है तो होता है एक, लेकिन ये है कि डिवैल्यूएशन से जहाँ पे आप इन्फ्लेशन का टारगेट रख रहे हैं दैट फॉर 24-25 इट वुड होवर अराउंड 11 to 12%, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाने देंगे, या मैक्सिमम 13% तक, और ऊपर से आप डिवैल्यू करेंगे तो आप ये किस तरह जस्टिफाई कैसे कर सकेंगे, मेंटेन कैसे कर सकेंगे आप इस इन्फ्लेशन के टारगेट को? अच्छा, ये बहुत ही अच्छी बात की थी और डॉक्टर साहिबा ने भी बिल्कुल ठीक कहा और आपने भी बिल्कुल इंडिकेट सही किया। सबसे पहली बात यह है कि जब इन्फ्लेटरी प्रेशर डालना होता है तो 3 किस्म की होती हैं। एक कोर इन्फ्लेशन होती है, एक आपकी जनरल इन्फ्लेशन होती है, और एक आपकी फूड इन्फ्लेशन है। फूड इन्फ्लेशन को मैंने प्रेडिक्ट किया था कि ये 60% हुई। मिस्र के अंदर जो है वो 70% है और वहां पे सेमी डिक्टेटोरियल रिजीम चल रही है। इसी तरीके से जो मैं आपको अर्ज करूं कि मैं आपको प्रेडिक्ट नहीं करना चाहता और मार्केट में क्योस नहीं डालना चाहता, लेकिन जिन लोगों ने अब तक मार्केट में रिपोर्ट्स लॉन्च कर दी हैं, जिनमें बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, उनका नाम मैं नहीं देना चाहता, लेकिन उन्होंने ये कर दिया प्रेडिक्ट कि जो 10% का बात कर रहे हैं IMF उतना ही होगा, गवर्नमेंट कोई निगोशिएशन पोजीशन में नहीं है। अच्छा, वो इस वजह से ये है कि, और दूसरा सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर समझ लीजिए, जब टैक्स जो है इस टाइम पे सारा फोकस गवर्नमेंट का जो है, जो उनको कहा गया है, गवर्नमेंट की पोजीशन समझ लीजिए कि वो इस टाइम पे सिर्फ डिक्टेशन ले रही है, उनके पास एक पेन है और जो IMF बता रहा है वो कर रहा है। और दूसरा ये है कि हम 2 कश्तियों के मुसाफिर हैं, और अगर हम चाइना के कर्ज की बात करें तो वो चाइना का कर्ज तो ना होने के बराबर है। कभी 1.1 बिलियन मिल गया तो अब 7-8 सालों से हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हैं, वो भी हाई इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हैं। और हमारी निगोशिएशन आप अंदाजा लगा लें कि चाइना को साथ दोस्ती के साथ भी अगर हमने हाई इंटरेस्ट रेट पे ही करना है तो अल्लाह ही हाफिज है। उसके ऊपर आप अंदाजा करें कि मैं आपके साथ, आपने जो ये बात की कि ये जो कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल कर रहे हैं, ये नंबर जो है वो ट्विस्ट कर रहे हैं। वो ये है कि लोग बाइंग पावर ही नहीं रही। सो जो आपकी जो PPP है, परचेज पावर पैरिटी, वो सप्रेस हो गई है। जब वो सप्रेस हो जाएगी तो आप इन्फ्लेटरी रेट निकाल लें। इन्फ्लेटरी रेट जो डॉक्यूमेंट पे आएगा वो आपको 17% क्या, मैं आपको 12% निकाल के दे देता हूं। तो टेक्निकल चीज ये है कि इन्फ्लेशन तब समझ में आएगी कि रेट कितना है, प्राइस कितनी है। जब मार्केट में डिमांड ही नहीं होगी, चीज बनेगी ही नहीं। अब मैं आपके, अगर आप मुझे इजाजत दें तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो ये कि आपके पास पहले डायरेक्ट टैक्स लगते थे, अब मैंने आपको कहा कि डायरेक्ट टैक्स लगेंगे। आपने 2000 सीसी की गाड़ी खरीदी है, आप फाइलर और नॉन फाइलर, हमने ये बात भी आपकी सुन ली, मान ली, जो कि मैं इसको कहता था कि इसको पहले इसके ऊपर पॉलिसी बना ले, लेकिन इन्होंने नहीं बनाई। अब फाइलर तो समझ में आ गया कि आप टैक्स नेट ब्रॉडन कर रहे हैं, करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जो है वो फाइलर का भी जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। आप फाइलर की भी जो है वो आपने जो है वो रेट बढ़ा दिया। अब फाइलर तो आपसे डरेगा ना, वो तो आपकी टैक्स नेट के अंदर वो आ गया, अब तो आप हैरास होंगे। यानी 2000 सीसी की गाड़ी अगर मैं ले रहा हूं तो मुझे 5 लाख एडवांस टैक्स देना है। जमीर साहब ये देखिए, अगर आपने एलेंट्रा खुदा ना खास्ता ले लेनी है, आपको इतनी लग्जरी की पूरी जिंदगी के बाद अगर आप एलेंट्रा लेते हैं 2000 सीसी, तो आपको 5 लाख एडवांस टैक्स किस चीज का देना है? सो ये अब आपके साथ मामला बनने जा रहा है। इसी तरीके से मुख्तलिफ चीजों के ऊपर इन्होंने एडवांस टैक्स भी लगा दिए। अब आप एक और बात पे हैरान होंगे कि आपने कोई प्रॉपर्टी लेकर रखी है, कोई फार्म हाउस की जमीन सस्ते दौर में लेकर रखी थी, आज की जो कीमत उसकी बन रही है, और आपने बच्चों के लिए कोई प्लॉट लेकर रखा था, आज की कीमत जो बन रही है उसके ऊपर जो है ये तकरीबन जो है वो 10 करोड़ की मालियत के ऊपर 7% टैक्स लेने पर गौर कर रही है। यानी 10 करोड़ की मालियत है, उसके ऊपर टैक्स तकरीबन 7%, 10% और सो ऑन सो फोर्थ आपकी इमलाक के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री के ऊपर, या एग्जैक्टली वो प्रपोजल्स हैं। और ऑफ कोर्स जिस तरह आपने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है
या कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो इट एक्चुअली गिव्स एन इम्पेटस टू ऑल अलाइड 52 इंडस्ट्रीज जो कि चल पड़ती हैं, लेकिन अगर आप उसी को कर्व करेंगे और बेसिकली वही ज़मीन की खरीदारी और बेचने पे अगर इस तरह के टैक्सेस लग जाएंगे। आयमा साहिबा, आई हर्ड कि आप शायद आपने कोई इसमें कोई आप ऐड करना चाह रही थी व्हाट डॉक्टर हसनैन वाज सेइंग रिगार्डिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस, कि वो इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि आपको मतलब हालत ही आपकी ख़राब हो जाएगी। 14,000 अरब रुपए। आई थिंक ये जो इन्फ्लेशन का फिगर है इट्स हाईली डिस्टॉर्टेड और एक विंडो पीस फिगर की तरह इन्होंने बनाया है। जो बास्केट ये ले रहे हैं बास्केट ऑफ गुड्स हेडलाइन इन्फ्लेशन की और फिर कोर इन्फ्लेशन की बड़ी इनसिग्निफिकेंट सी बास्केट है। और मुझे नहीं समझ आ रहा कि अगले 3 से 6 महीने की कोई फोरकास्ट फिगर्स तो नहीं दी, लेकिन विद द काइंड ऑफ फूड इनसिक्योरिटी एंड ये किस तरह जो है हेडलाइन मतलब इन्फ्लेशन के अंदर खाने की अशिया और कमोडिटी प्राइसेस को इंक्लूड किया जाता है। डॉक्टर आयमा, इफ यू विल जस्ट हियर मी आउट, देयर वर टाइम्स जब हम इकोनॉमिक रिपोर्टिंग इस्लामाबाद में करते थे तो और एक सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर एसपीआई के फिगर्स आते होते थे। उस वक्त वो एफबीएस पहले वो शायद कुछ और होता था, अब वो फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। और उसके बाद हमारे एक बहुत बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट डॉक्टर इशफाक हसन साहब, वो हम हमारे साथ बैठते थे और कहते थे कि ये फज्ड है, ये कोर इन्फ्लेशन जो है वो इतना है और ये जो है एसपीआई जो है ये सही नहीं है। एंड देयर वाज अ टाइम व्हेन डॉक्टर साहब वाज सिटिंग ऑन द अदर साइड, और जब हम क्वेश्चन करते थे कहते नहीं, आई नो दिस इज फिगर इज राइट, क्योंकि मैं बास्केट मेरे सामने पड़ी हुई होती है। तो अब टुडे जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी, हसनैन ने भी कहा कि जी मतलब आई कैन कैलकुलेट द फिगर्स एंड ब्रिंग इट डाउन टू 9%, सिंगल डिजिट अनाउंस कर दूंगा, बट व्हाट एग्जैक्टली इज ऑन द ग्राउंड इज समथिंग डिफरेंट। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि ये हमारा जाती एक्सपीरियंस भी रहा है। एग्जैक्टली वो तो देखें जो एसपीआई के फिगर्स अभी भी आते हैं, मैंने अभी आज तो नहीं लेकिन पिछले 1-2 हफ्ते में मैं इसको चेक करती रही हूँ। वो फिगर जो है हम उससे जोड़ते हैं जो ज्यादा इनसेंसिटिव हो। फिलहाल फूड का कोविड के बाद इंटरनेशनल मार्केट पे भी थोड़ी स्टेबिलिटी आई है, इंटरनेशनल लेवल पे भी फूड प्राइसेस नीचे गई हैं और पाकिस्तान भी शुक्र है इसी चीज को देख रहा है। और हमारा वो वाला जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो इस वक्त थोड़ा सा फ्लैट है, ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं दिखा रहा। लेकिन अगर आप इसको फ्यूचर पर्सपेक्टिव में देखें तो हमारे पास फूड इनसिक्योरिटी और हमारे पास जो टैक्सेशन जो हम किसानों पे लगाना चाह रहे हैं उसके साथ अगर हम जोड़ें तो हमारी इन्फ्लेशन विल गो अप। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें, 2 किस्म की इन्फ्लेशन होती है कि चीजों की प्राइसेस तब ज्यादा ऊपर होती है या डिमांड ज्यादा हो या उसकी इनपुट प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा हो। अब यहाँ पे ये है कि क्योंकि लोगों के पास इतनी परचेजिंग पावर नहीं है कुछ खरीद सके, और वो सिर्फ जो मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया बेसिक खर्चे कर रहे हैं और होर्डिंग की तरफ जा रहे हैं। मतलब लोगों के पास अगर पैसे हैं भी तो वो उसको बचा के किसी ऐसी जगह रखेंगे बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स के वो नहीं फजूल खर्ची करेंगे। महंगाई इतनी ज्यादा है, एक आम आदमी के अगर 5 लाख भी इनकम है तो 5 लाख में 2 बच्चों के साथ अगर आपका अपना घर नहीं है तो लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट इन पाकिस्तान। ठीक है, अब द इशू इज अब ये कह रहे हैं कि हम एसपीपी वगैरह, अब आई डोंट वांट टू से में मार्केट डिस्टॉर्शन आ जाती है। मतलब ये कि बहुत खबरें हैं कि दिसंबर तक अब मतलब 7 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटीज ने इंटरेस्ट रेट को 22% पे रखा है। अब हर दफा जिसकी वजह से 2 महीने पहले से हमारे स्टॉक मार्केट में भी डिस्टॉर्शन आ रही है कि अब इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पे इंटरेस्ट रेट नीचे जाएंगे, अब इस पे जाएंगे नीचे। 7 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटीज पे नीचे नहीं गए। अब हम हर दफा मार्केट एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि स्टॉक मार्केट भी एक्सपेक्टेशन पे चलती है, एक्चुअल इवेंट पे नहीं चलती, साइकोलॉजी पे चलती है कि हाँ अब ये होने वाला है। तो वहां पे बहुत तेजी आई और गवर्नमेंट ने इसको बड़ा हाईलाइट किया जी हमारी स्टॉक मार्केट दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा तेज चल रही है और जो है पीएसएक्स का इंडेक्स हर हद को तोड़ के एक उसने बहुत फिनोमिनल फिगर शो किया है। देखिए अब फिर से यही एक्सपेक्टेशन है कि जो 10 जून को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होगी उसमें हमारा इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा। इंटरेस्ट रेट कितना नीचे चलेगा? 100-150 बिप्स चला जाएगा, उससे नीचे जाएगा तो थोड़ा बहुत फर्क आएगा। अगर मनी फ्लो इकोनॉमी में ज्यादा होगी तो लोग फिर खरीदने शुरू हो जाएंगे। इट्स अ कंप्लीट मेहम, क्योंकि हम फंसे हुए हैं। वी नीड प्रॉपर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। मैं हमेशा जिस शो पे भी जाती हूँ तो यही कहती हूँ कि वी नीड प्रॉपर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड फिस्कल जो टैक्सेशन होता है ना, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, दिस इज द फिस्कल साइड ऑफ इकोनॉमी। हमारी मॉनेटरी साइड जो कि हमारे पैंडा बॉन्ड्स हो गए, हमारे इंटरेस्ट रेट हो गया, हम ये बॉन्ड निकाल रहे हैं, हम चाइना में जाके ये जो पैंडा बॉन्ड चाइना में वो दैट इज द मॉनेटरी साइड। हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इनफेक्टिव हो गई है
इस पे बहुत रिसर्च है और बहुत मुल्कों के साथ ये हुआ है कि एक हद आती है जिसका एंटीबायोटिक दे दे के पेशेंट बस मरने वाला हो जाता है। इसी तरह हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है कंप्लीटली इनसिग्निफिकेंट, हमारी इकोनॉमी उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। हमें एक ठोस फिस्कल बेस चाहिए। फिस्कल बेस का मतलब ये है कि टैक्सेस एक अच्छे फ्रेमवर्क से, अच्छा ही लफ्ज में यूज कर सकती हूँ, एक अच्छे फ्रेमवर्क से टैक्सेस इकट्ठे किए जाए और एक ऑनेस्ट तरीके से उनको खर्च किया जाए। इस वक्त जो हमारी टैक्सेशन फार्मर्स पे लग रही है बहुत इरोजन वाला, बहुत बुरा इफेक्ट होगा। हमारे जो इंडस्ट्री पे लग रही है वो बहुत बुरा होगा। और नौकरी पेशा लोगों से तो डिमांड आती है, पता है कि महीने के महीने बंदी हुई इनकम आएगी तो हमने ये खर्चे करेंगे, इतना बचाएंगे, हाँ, तो वो भी नहीं होगा। तो और सैलरी क्लास के ऊपर मजीद बर्डन डाला जा रहा है। दैट्स एग्जैक्टली डाले जा रहे हैं। या एग्जैक्टली दैट इज अ बिग क्वेश्चन। अनफॉर्चुनेटली मुझे कहा जा रहा है कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। होपफुली बाय व्हेन वी नियर द बजट विल बॉदर यू अगेन। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।